तो नमस्कार, देख रहे हैं आप अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। चैत्र नवरात्र में 2 दिन का व्रत रखने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ संक्रमित होने के बाद भी लगातार उत्तर प्रदेश की समीक्षा कर रहे हैं। वो हर दिन टीम 11 के साथ कोरोना वायरस के यूपी में प्रकोप की समीक्षा करने के साथ ही अफसरों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ बीते बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद से वो लखनऊ में होम आइसोलेट हैं। मुख्यमंत्री की स्थिति पर डॉक्टर्स लगातार कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बुखार भी अब ठीक हो चला है। इसके साथ ही अब उनके ऑक्सीजन का स्तर भी सामान्य है। तो सीएम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। आपको बता दें कि उनके ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी इस समय ठीक बताया जा रहा है। साथ ही जो बुखार की शिकायत थी वो भी अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। और इस बीच हर रोज मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ बैठक करी है। सूबे में क्या कुछ चल रहा है उसकी समीक्षा भी की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के भीषण रूप धारण करने के बाद भी गांव की सरकार को चुनने के लिए मतदान का दौर लगातार जारी है। पहले चरण में 15 अप्रैल को करीबन 71% मतदान होने के बाद आज दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण के मतदान में 20 जिलों के करीबन 3 करोड़ 20 लाख मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आज दूसरे चरण का चुनाव है। पंचायत चुनाव में इतने पदों के लिए होगी वोटिंग। ग्राम प्रधान के लिए 14,897 पदों पर वोटिंग होगी। ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के लिए 1,87,781 पदों पर मतदान होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए 737 पदों के लिए मतदान सुनिश्चित होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 19,653 पदों पर मतदान होगा। तो दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसके लिए सूबे की सरकार ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। पेट्रोलिंग पार्टीज के साथ साथ तमाम अन्य अधिकारियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। तो आज किन राज्यों में, माफ कीजिएगा, किन जिलों में हो रहा है मतदान, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर 19 अप्रैल यानी कि दूसरा चरण। तीसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होगा। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहाबाद। और ठीक इसी तरीके से चौथे चरण की अगर बात करें तो 17 जिलों में चौथे चरण में मतदान होगा और चौथा चरण 29 अप्रैल को। फिलहाल आज 19 अप्रैल है, दूसरे चरण का मतदान है। अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। अनिल जी, ग्राउंड जीरो पर क्या है हाल, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखो पूजा, सबसे पहले बता दूं कि आज सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो लगा कि बहुत धीमा होगा, लेकिन जनता धीमे धीमे उत्साहित हुई और कोरोना की इस महामारी के बावजूद जनता में धीमे उत्साह दिखाई देने लगा। लंबी कतारें लगने लगी। कल अगर लखनऊ के आसपास की जो तस्वीरें मैंने आपको सुबह दिखाई थी, उससे निश्चित रूप से जाहिर है कि लोगों किस तरीके से उत्साह है और उससे साफ जाहिर है कि जनता वोट देना चाहती है। यही कारण कि अभी सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और 11% के आसपास मतदान हो चुका है अधिकांश सेंटरों में। तो अगर यही स्पीड बनी रही तो निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है कि जैसा कि पहले चरण में चुनाव हुआ था 70% के आसपास, तो निश्चित रूप से इस बार भी दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत इसी के आसपास रहेगा, यहाँ से बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव का जो रवैया है वो निश्चित रूप से ये देखा जा सकता है कि लोग बाग मास्क जरूर लगा के आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के जो गाइडलाइंस है उनका पालन इस बार भी चुनाव में नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अनिल जी, अगर आप पोलिंग बूथ पर खड़े हैं तो उसके आसपास का नजारा एक बार तमाम दर्शकों को दिखा दें ताकि उन्हें भी सुनिश्चित हो कि कैसे मतदान की प्रक्रिया तमाम गाइडलाइंस के बीच में चल रही है।
देखिए जहाँ पे मैं था वहां पे सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं दूसरी जगह पे आ गया हूँ, इसलिए मैं आपको उसका सीनर नहीं दिखा था। मैंने इसके पहले आपको तस्वीरें भेजी थी, उन तस्वीरों को आप दिखा करके आप बता सकते हैं कि कहाँ कैसा वो चल रहा है। लेकिन जो इस मतदान का प्रतिशत है वो, और लोगों का जो कोरोना का भय है वो अब नहीं दिखाई दे रहा है, मतदान देते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। केवल मास्क लगा करके लोग काम चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जाहिर है कि लोगों में उत्साह है, लेकिन कोरोना भय नहीं है, और इसीलिए वो जिस तरीके से अलग मतदान डालने आए हैं, वो निश्चित रूप से ये प्रदर्शित करता है कि आदमी में कोरोना का भय कम होता जा रहा है, मतदान का उत्साह ज्यादा। पूजा। बिल्कुल अनिल जी, जो है लगातार लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। क्या कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए इस बार किसी तरह की सख्ती ग्राउंड जीरो पर है क्या? क्योंकि पिछली बार देखने को मिला था कि नियमों की पालना नाम मात्र थी, तो इस बार वो सख्ती बरतना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के लिए। निश्चित रूप से इतनी आसानी से नहीं लागू की जा सकती जब तक लोगों में खुद का अंदर का आत्मविश्वास या अंदर के अंतरात्मा ना बोले। लेकिन केवल डंडे के बल पर यह कहा जाए कि आपको सख्ती बरती जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। अब कहां किसके साथ इतने 3.5 करोड़ के आसपास जब मतदाता है, इनको कहां पुलिस को उनको लठियाएगी, कहां इनको बताएगी कैसे करना है। तो निश्चित रूप से जनता में खुद जागरूकता आनी चाहिए। हालांकि जो आपने सवाल किया कि कितना इसका जो कोरोना गाइडलाइंस पालन किया जा रहा है, अधिकारी वहां पर पहुंचने के पहले लोगों से कहते हैं दूरी बनाए रखिए। लोगों ने बकायदा बार बार अनाउंसमेंट होता है, और स्पीकर लगा के अनाउंसमेंट किया रहा है, लोग दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए, सैनिटाइजर जगह जगह पर रखे हुए हैं, ताकि आप वोट डालने के पहले और वोट डालने के बाद सैनिटाइज करें। जी, आपने राजधानी का हाल बताया। संजीव हमारे साथ अमरोहा से लगातार मौजूद है। संजीव भी बताएंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। संजीव, अमरोहा में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? पंचायतों के चुनाव हैं वो लगातार चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत कतारें लगी है। खास बात यह है कि कोरोना काल में इस चुनाव में जिस तरीके के स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है, अभी यहाँ पर एसडीएम और सीओ ने पूरा किया है। लगातार वो सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो मनता है कि ईमानदारी से चुनाव हो, पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, और लगातार योगी सरकार का प्रशासन काम कर रहा है। आप देखें कि जिला के ग्रुप में हजारों लोग लंबी कतार में लगे हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना मतदान करके अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का काम करेंगे। लेकिन फिर बड़ा सवाल यही है कि 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार देश में आंदोलन के बाद, कानून व्यवस्था के बहाने, शिक्षा रोजगार के बाद जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं, वो कितना सफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है संजीव, आपकी आवाज में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीरें आपने साझा करी। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो लगातार मतदान की प्रक्रिया ग्राउंड जीरो पर जारी है। दूसरे चरण के आज मतदान हो रहे हैं। कई सारे जिलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन देखने को मिला, तो कहीं पर लोगों से अपील तो जरूर की जा रही है कि आप पालन कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी और मास्क लगाइए, लेकिन पालन ग्राउंड जीरो पर नहीं हो रहा है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने इतना कहर बरपा दिया है कि सरकार का सारा प्रबंधन फेल होता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 129 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि शनिवार की संख्या 120 रही थी। प्रदेश में एक दिन में मौतों के आंकड़े का रिकॉर्ड बना है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 30,596 नए मामले सामने आए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस 1,91,457 हो गए हैं। कोरोना वायरस सबको अपनी जद में लेने में तुला हुआ है। अफसर से लेकर मंत्री, आम जनता सभी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी कोरोना पॉजिटिव हैं। राजा भैया ने एंटीजन टेस्ट कराया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद रघुराज प्रताप सिंह ने खुद को बेती महल में आइसोलेट कर लिया है, जहां
डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। राजा भैया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके समर्थक जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में जीवन रक्षक के तौर पर काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंजेक्शन रेमडेसिविर की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ ही लोकल पुलिस की टीमें जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की तलाश में जुटी हुई हैं। आपको बता दें, कानपुर में 2 दिन पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ कुछ लोग पकड़े गए थे। इनके पास 265 इंजेक्शन की खेप थी। 3 आरोपियों के खिलाफ सरकार अब एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी। अनूप हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, ग्राउंड जीरो से जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं, इंजेक्शन की तस्करी हो रही है, नकली इंजेक्शन बनाया जा रहा है, साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा राजधानी के अंदर या यूं कहें कि तमाम जिलों के अंदर, पूरे सूबे के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अहम फैसला है सूबे की सरकार की तरफ से कि एनएसए लगाया जाएगा। देखो पूजा, उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो लगातार इसकी खपत बढ़ी हुई है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए उसकी कीमत 899 रुपए ही है, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए उसकी कोई कीमत नहीं, 2000 रुपए से लगाकर 4000 6000 तक वो बिक रहा है। ऐसे में जो मार्केट में कालाबाजारी बढ़ गई है, लगातार सरकार के प्रयास करने के बावजूद भी वो बहुत ही मुश्किल से मिल पा रहा है। इक्का दुक्का अगर किसी मेडिकल स्टोर पर मिल भी पा रहा तो औने पौने दाम, मनमर्जी दाम से वो वसूल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कदम जरूर उठाए हैं कि अगर जमाखोरी के खिलाफ या फिर कोई इंजेक्शन इस तरीके से कालाबाजारी बढ़ेगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पूजा, ऐसे हालात में जिस तरीके से एसटीएफ लगाई गई है उसको सर्च कर पाना कितना मुश्किल होगा। कल जिस तरीके से 2 दिन पहले कानपुर में देखा गया है, तमाम इंजेक्शनों के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाजात क्या कालाबाजारी हुई नहीं? लगातार हो रही है और रात दिन हो रही है पूजा। लेकिन इस इंजेक्शन जिस तरीके से बाहर अहमदाबाद से 25,000 इंजेक्शन शुरुआती पहली खेप सरकार ने मंगवाई थी, उसके बाद लेकिन लंबा एक वहां से ऑर्डर दिया था कि इंजेक्शन यहाँ उत्तर प्रदेश आए और लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिले, ताकि जिस तरीके से कोरोना से संक्रमित लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिले और जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है पूजा, उस पर लगाम लगे। लेकिन ये इंजेक्शन चूंकि बहुत ही फायदेमंद होता है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसपे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोरोना से संक्रमित लोग जो 3rd स्टेज पर पहुंच गए हैं, उनके लिए एक प्राणदायक होता है, प्राण बचा देता है जिस तरीके से इसलिए शायद इसकी खपत लगातार बढ़ रही है पूजा। बिल्कुल अनूप, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इसके रेगुलेशन के लिए क्या किसी तरह की कोई टीम का गठन हुआ है क्या अभी तक, जो विशेष निगाह रखे इन तमाम आदेश दिया है? मुख्यमंत्री आदेश के बाद डीजीपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मामले में लगाया है और साथ ही साथ एसटीएफ की टीमें लगाई गई हैं, क्योंकि जो टेक्निकल जो सर्चिंग अभियान का कभी देखा गया है तो एसटीएफ ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे में एसटीएफ उन व्यक्तियों को सर्च करेगी जो फोन के माध्यम से इसका जो अभियान चल रहा है, जिस तरीके से रैकेट चल रहा है कालाबाजारी का, तो ऐसे में उन लोगों पर नजर रखी जाएगी जिस तरीके से फोन के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से कालाबाजारी चल रही है। अब एसटीएफ उन पर नजर रखेगी और उनको गिरफ्तार करेगी और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, तो जाहिर सी बात है एक बार वो जो लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं ऐसे इंजेक्शन की, वो गिरफ्त में आएंगे और सरकार का प्रयास है तो एक बार फिर से देखना होगा कितना कारगर होता है प्रयास, एसटीएफ कितना उन लोगों पर शिकंजा कैसे कसती है जो कालाबाजारी इंजेक्शनों की कर रहे हैं पूजा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों पर एक और संकट टूट पड़ा है। यूपी में अब बिना सीएमओ की इजाजत के एक भी मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा, जिसके बाद अधिकतर सीएमओ अधिकारी मरीजों को अस्पताल में दाखिले तक की अनुमति नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति कानपुर में, जहां कोरोना को कंट्रोल करने के लिहाज से जिला प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। कानपुर के मांधना स्थित रामा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की लगी लंबी कतारें हैं।
तो वहीं बेड न मिलने की वजह से मरियमपुर से आया कोरोना संक्रमित मरीज अपनी निजी गाड़ी से भाग निकला है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। यूपी में सबसे ज्यादा बुरे हालात राजधानी लखनऊ के। इसी बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणेंद्र अग्रवाल ने अपनी रिसर्च के आधार पर यह भविष्यवाणी की है कि यूपी में प्रतिदिन 10,000 संक्रमित मरीजों के औसत से 20 से 25 अप्रैल तक कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पीक पर रहने वाला है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 25 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखने को मिलेगी और इसके बाद 17 मई तक स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। स्थिति बढ़ने की बहुत अधिक है पिछली बार की अपेक्षा में, और इसका मुख्य कारण है कि एक पैरामीटर जिसको हम कॉन्टैक्ट रेट कहते हैं, जो ये नापता है कि एक संक्रमित व्यक्ति एक दिन में कितने अन्य लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये जब पहली पीक आई थी सितंबर में, तब उस समय इसकी वैल्यू काफ़ी कम थी। तब एक संक्रमित व्यक्ति 7 दिन में एक और व्यक्ति को संक्रमित कर रहा था। इस समय इसी पैरामीटर की वैल्यू इस प्रकार की है कि एक संक्रमित व्यक्ति 3 दिन से कम में एक और को संक्रमित कर रहा है। तो काफ़ी बड़ी भी इसकी वैल्यू है। उसका कारण यह है कि लोग काफ़ी आपस में मिल रहे हैं, जबकि पिछली बार लॉकडाउन का इफेक्ट था। तो इसकी वजह से तेज़ी से बढ़ रहा है, और भारत में हमारे मॉडल के अनुसार 20 से 25 अप्रैल तक ये बढ़ेगा और उसके बाद नीचे आना शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में किराएदारों को लेकर होने वाला विवाद अब खत्म होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद मकान मालिक बिना अनुबंध के कोई भी किराएदार को नहीं रख सकेगा। किराएदार रखने की सूचना मकान मालिक को 2 महीने के अंदर किराया प्राधिकारी को देना अनिवार्य होगा। मकान मालिक और किराएदार को लिखित करारनामा करते हुए इसकी जानकारी 3 महीने के अंदर किराया प्राधिकारी को देना जरूरी होगा। आवास विभाग इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार कराएगा, जिससे लोगों को इसकी ऑनलाइन सुविधा मिल सके। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।